नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पी 2022 के लिए हिस्ट्री की जो लगातार क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत को। और दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है आपके पीटी के सिलेबस में मेंशन है, तो आज से दिल्ली सल्तनत को पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। दिल्ली सल्तनत से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट वंश हो सकते हैं उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के जितने भी इम्पोर्टेंट शासक है उनको हम सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे। और इसमें जो है गुलाम वंश से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट सबसे पहले उनको हम देखेंगे, फिर बाद में हम गुलाम वंश से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी लास्ट में कवर करेंगे, जिससे यह जो पूरा टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा गुलाम वंश का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड आप याद कर लीजिएगा गुलाम वंश का। गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया था दिल्ली पर, तो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक जो है और शासन रहा गुलाम वंश का दिल्ली पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश को जो है ममलूक वंश भी कहा जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था, तो इसको जो है हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब हम इस वंश के इम्पॉर्टेंट शासकों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो इस वंश का, गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट मैं बताते चलूँगा, इसको कम से कम आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो इसने जो है सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, यह पद पर बैठ गया था, यह जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था, परंतु इसने जो है सुल्तान की उपाधि को ग्रहण नहीं किया, केवल यह मलिक व सिपह सलार की उपाधि ही ग्रहण किया हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इसने जो है सुल्तान की उपाधि को ग्रहण नहीं किया था, केवल इसने मलिक व सिपह सलार की उपाधियों को ही ग्रहण किया हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसकी उदारता के कारण इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। काफ़ी उदार व्यक्ति यह था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसकी उदारता के कारण जो है इसको लाख बख्श भी कहा जाता। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए, यहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तथा पोलो खेलते वक्त, पोलो जो है चौगान उस समय जिसको कहा जाता था, और अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण जो है ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ निर्माण कार्य भी इसके द्वारा करवाए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। तो कुतुब मीनार की जो नींव है यह किसके द्वारा रखी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। किसके नाम पर रखी गई थी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो फेमस संत थे, इन्हीं के नाम पर जो है कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन इस कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किसने करवाया था? तो इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, इसी ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ समय बाद तूफान के कारण कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो कुतुब मीनार के मरम्मत का जो कार्य है वह फिरोज शाह तुगलक ने बाद में करवाया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको पता होगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो यह जो बख्तियार खिलजी था यह ऐबक का सेना नायक था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो बख्तियार खिलजी था यह ऐबक का सेना नायक था। तो ये कुछ फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए, बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए आराम शाह जो है शासक बनता, लेकिन इसको हटा दिया जाता क्योंकि यह बहुत ही अयोग्य शासक था। तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे आराम शाह के बारे में। इसके बाद जो शासक बनता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है आपके एग्जाम के लिए, इल्तुतमिश, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक राज करता है दिल्ली पर। इसके बारे में आपको याद रखना है। इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और ये वाला फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार इसको आप। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। मैंने आपको बताया था ऐबक की राजधानी कहाँ थी?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपकी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इल्तुतमिश के शासनकाल में तराइन की जो है तीसरी लड़ाई होती है 1215 ईस्वी में। इससे पहले तराइन की 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पहली लड़ाई 1191 में हुई थी और दूसरी लड़ाई आपकी 1192 में हुई थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली और दूसरी जो तराइन की लड़ाई थी यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। तो जो तीसरी तराइन की लड़ाई होती है 1215 ईस्वी में होती है इल्तुतमिश और यालदौज के मध्य। इस तराइन के तीसरे युद्ध में यालदौज की हार होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इल्तुतमिश ने जो है तुर्क ए चहलगामी यानी कि चालीसा दल नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें उसके विश्वसनीय लोग रहा करते थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इसने एकता व्यवस्था को संगठित रूप दिया। प्रारंभ किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। जो एकता व्यवस्था थी इसको प्रारंभ किया गया था गौरी के द्वारा, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप दिया गया, इसको संगठित किया गया था एकता व्यवस्था को इल्तुतमिश के द्वारा। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया था। किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और मुद्रा व्यवस्था में इसके द्वारा कुछ सुधार भी किया गया था। तो मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के पश्चात चांदी का टंका चलाया गया था इसके द्वारा, और तांबे के जीतल चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। इसके द्वारा जो है दरबार में न्याय का घंटा भी लगाया गया था। चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, तथा इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, यानी कि गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए इल्तुतमिश के बारे में, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट शासिका आपकी बनती है रजिया सुल्तान। कई बार रजिया सुल्तान से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में फैक्ट नहीं आपको याद रखना पड़ेगा। बस यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना उसी को आप कम से कम आप याद कर लीजिएगा। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 के मध्य। तो रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। और तो आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान जिसने शासन की बागडोर को संभाला था। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अबिसिनियाई गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो आपका अबिसिनियाई गुलाम था याकूत, इसको अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया इसके द्वारा। इसके बाद रजिया ने जो है तबर हिंद यानी कि भतिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया से विवाह किया था। किससे विवाह हुआ था रजिया का? तो अल्तुनिया से जो है रजिया का विवाह हुआ था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया की डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट बस आपको याद रखनी है रजिया सुल्तान से रिलेटेड। इसके बाद अगला शासक आता है आपका बहराम शाह। काफ़ी महत्वपूर्ण है बहराम शाह, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो बहराम शाह ने शासन किया था 1240 से लेकर 1242 ईस्वी के मध्य। इंपॉर्टेंट है। बहराम शाह के काल में नायब ए मामलिकात का पद पहली बार लाया गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद 1241 में पहली बार दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। आप याद कर लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत पर पहली बार जो मंगोलों का आक्रमण था यह 1241 ईस्वी में हुआ था बहराम शाह के शासन काल में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 1242 में बहराम शाह की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना 1242 से 1246 के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका शासनकाल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा था अलाउद्दीन मसूद शाह का। तो इसने शासन किया था 1242 से लेकर 1246 के मध्य। तो बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि बहराम शाह के बाद शासक कौन बना था, यही आपसे बस पूछा जा सकता है क्रम में, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नासिरुद्दीन महमूद बाद में शासक बनता है आपका 1246 से लेकर 1265 तक जो है यह शासन करता है। तो बलबन की सहायता से नासिरुद्दीन महमूद ने गद्दी प्राप्त की और यह बलबन का दामाद था। आप याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद जो था यह बलबन का दामाद था।
बलबन नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त हुआ था इसके शासन काल में। तो बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी। ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद लास्ट जो शासक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक था गुलाम वंश का, वह था बलबन। इससे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो बलबन कब से कब तक शासक रहा? 1266 से लेके 1286 ईस्वी तक जो है बलबन ने राज किया। तो बलबन के बारे में ये बात कर लेते हैं। बलबन जो है इल्तुतमिश का तुर्की दास था। आप याद देखिएगा, जो बलबन था यह इल्तुतमिश का तुर्की दास था, जिसे उसने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा हुआ था इल्तुतमिश ने। आप याद देखिएगा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहाउद्दीन था। आप याद देखिएगा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था इसका वास्तविक नाम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। मैंने आपको ऊपर बताया था नसीरुद्दीन महमूद कौन था। तो नसीरुद्दीन महमूद जो है बलबन का दामाद था, तथा इसने जो है बलबन को उलूग खान की उपाधि दी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बलबन को जो है बलबन ने जो है तुर्क ए चहलगानी जो शुरू किया गया था किसके द्वारा? मैंने आपको बताया था तुर्क ए चहलगानी यानी कि चालीसा दल जो शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इसको बाद में समाप्त कर दिया गया बलबन के शासन काल में। इंपॉर्टेंट है। और राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन इसके द्वारा किया गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा। राजत्व के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है बलबन के द्वारा किया गया। इसके बाद नियामत ए खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, ये सभी उपाधियां जो हैं ली गई थी बलबन के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट मैंने आपको बताया है। इसके बाद और दरबार में बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पायपोस मतलब कदम चूमना जैसे ईरानी पद्धतियों को भी लागू किया था अपने दरबार में। नवरोज उत्सव को जो है शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नवरोज उत्सव था इसको किसने शुरू किया था अपने दरबार में? तो बलबन ने इसको शुरू किया था अपने दरबार में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद रक्त की शुद्धता पर बल दिया गया बलबन के द्वारा। बलबन ने अपने को ईरान के पौराणिक योद्धा अफरासियाब के वंश से जोड़ा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो बलबन था इसने अपने को ईरान के पौराणिक योद्धा अफरासियाब के वंश से जोड़ा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बलबन जो था इसने स्वयं बंगाल का अभियान किया, जो उसका प्रथम और आखिरी अभियान भी साबित हुआ। इसके बाद बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की थी। इसके बाद फारसी के कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो जो है बहुत लोगों के दरबार में रहा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अमीर खुसरो जो था यह बहुत शासकों के दरबार में रहा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे चल के हम एक करके डिस्कस भी करेंगे कि किसके दरबार में अमीर खुसरो रहा था। तो अमीर खुसरो आपका बलबन के दरबार में रहा था। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी आपको देखने को मिलेगा बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी आपको अमीर खुसरो देखने को मिलेगा। तो अमीर खुसरो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि जो बलबन था जो अमीर खुसरो था यह बलबन के दरबार में भी रहा था। तो यहाँ पे हमने जो भी इम्पोर्टेंट शासक बन सकते थे गुलाम वंश के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम गुलाम वंश से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को, इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों को कवर करने जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको पीछे पढ़ाई हैं वही चीज़ें आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है किसे माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में। 100% आपसे पूछे जाने का चांस इसका है कि भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है किसे माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है यह माना जाता है मोहम्मद गोरी को। इसके बारे में आपको याद रखना है। मोहम्मद गोरी को जो है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने पीछे आपको बताया है। तो गुलाम वंश का संस्थापक आपको बताना है कि कौन था। और कुतुब मीनार के कार्य को किसके द्वारा पूरा करवाया गया था, आपसे पूछा जा रहा है कुतुब मीनार का जो कार्य है इसको किसके द्वारा पूरा कराया गया था। तो मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार की जो नींव थी यह रखवाई गई थी किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके नाम पर रखवाई गई थी, तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी ऐबक के द्वारा। परंतु बाद में कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य है वह पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा करवाया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाद में जब तूफान के कारण कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया तो इसकी मरम्मत का कार्य करवाया गया था किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये फैक्ट सारे याद रखने हैं आपको। और किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, इक्तादारी जो प्रथा है किसके द्वारा चलाई गई थी आपको बताना है। तो इक्तेदारी प्रथा चलवाई गई थी आपकी किसके द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह इल्तुतमिश के द्वारा चलवाई गई थी। आप याद देखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्तेदारी प्रथा चलवाई गई थी। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ना, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो इसकी उदारता के कारण इस शासक को लाख बख्श कहा जाता था। तो यह शासक आपका कौन था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन आपका जो सी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श कहा जाता था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो रजिया सुल्तान के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा शासक जो है दास या गुलाम राजवंश से संबंधित नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका संबंधित है पूछा गया है ना, तो इसमें से जो इल्तुतमिश है यह आपका गुलाम वंश का शासक था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इल्तुतमिश राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसमें से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शंस में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, राइट आंसर आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मुबारक शाह खिलजी। यह खिलजी वंश का प्रश्न यहाँ पे आ गया है। तो देख लीजिएगा इसको, मुबारक शाह खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसको हम आगे वाले सेक्शन में जब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे उसमें भी देख लेंगे। और गुलाम वंश के आरंभिक शासकों को निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है, शासकों का अनुक्रम जो है सही है उसको बताना है आपको। तो आइए देख लेते हैं इसको। सबसे पहला शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो पहला आ जाएगा। फिर आराम शाह बनता है तो चौथा आ जाएगा। फिर आपका बनता है इल्तुतमिश, तीसरा हो जाएगा। इल्तुतमिश के बाद बनती हैं आपकी रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे यहाँ पे कहाँ गया, इस प्रकार से होगा, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा आपका, फिर आराम शाह हो जाएगा, आराम शाह यानी कि 4 हो जाएगा। फिर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर रजिया सुल्तान आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 1 4 2 3, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, 1 4 2 3 इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था, मोहम्मद गोरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गोरी आपका संस बनी वंश का था। आप इसे याद कर लीजिएगा, मोहम्मद गोरी जो है आपका संस बनी वंश का था। ऑप्शन आपका जो बी वाला दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद गोरी का अन्य नाम क्या था, तो इसमें से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किस राज्य में किया था, आपसे पूछा जा रहा है। मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण कब किया था।
तो मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था यह 1175 में मुल्तान पर हुआ था। कहाँ पर? तो मुल्तान पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुल्तान पर। ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी यहाँ पे पूछी जा रही है, क्या थी? तो मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वह लाहौर थी, आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो उसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण इसका आक्रमण माना जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसी तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित कर दिया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी पराजय के बाद ही जो मोहम्मद गोरी था यह मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में भारत में सफल रहा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब यह वापस जाने लगा, जितने भी एरिया, जितने भी क्षेत्र इसके द्वारा जीते गए थे भारत में, जब यह जाने लगा वापस, तो इसने जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इन भारतीय साम्राज्य का स्वामी बनाकर चला। मतलब जो भी एरिया जीते गए थे ये सभी एरिया जिसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, तो इसे याद कर लीजिएगा। तथा ऐबक आगे चलकर इसी के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना भी की जाती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज का राजा जयचंद्र के मध्य जो है 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ, तो इस युद्ध का क्या नाम था आपसे पूछा जा रहा है। 1194 में जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के मध्य कौन सा इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस युद्ध का क्या नाम था भैया? तो इस युद्ध का नाम था आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध था यह आपका हुआ था 1194 ईस्वी में जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के मध्य, तथा इस युद्ध में जयचंद्र की पराजय होती है। तो चंदावर का युद्ध, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम आपसे पूछा जाया क्या था? बलबन का पूरा नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बलबन का पूरा नाम क्या था भैया? तो बलबन का जो पूरा नाम था यह था गयासुद्दीन बलबन, आप इसे याद कर लीजिएगा। बलबन का जो पूरा नाम था, ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। वहीं इसका वास्तविक नाम पूछ ली तो क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसका जो दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में जो है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो मैंने आपको बताया था यह हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ऑप्शन आपका जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा,
तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और जो है जीत किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की जो है जीत होती है। वहीं सेकेंड युद्ध इसका विपरीत हो जाता है। दूसरा जो युद्ध होता है 1192 में तराइन का, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान जो है भैया ये किसकी बेटी थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश की। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस जो है विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। यहाँ पे हटा दीजिए आप, यहाँ पे विश्वसनीय होगा, तो किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है छोड़कर चला गया था मोहम्मद गौरी, तथा बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका गुलाम था। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, आपसे पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो यह भी आपका अलाउद्दीन खिलजी वंश का यह प्रश्न इसमें आ गया है, तो इसको आगे वाले सेशन में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर जो है सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर बहुत बार आक्रमण किया था, अलग अलग शासकों काल में आक्रमण किया था। तो आपको पता होना चाहिए किस शासक के काल में सर्वाधिक बार आक्रमण हुए थे, तो आप याद कर लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया, तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी जो है जीत जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो यह आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है ये बॉर्डर तक आ गए थे। मैंने आपको बताया था ना कि बॉर्डर तक किसका पीछा करते हुए, तो एक शासक था ख्वारिज्म का शासक जलालुद्दीन, इसका पीछा करते करते जो है चंगेज खां की जो सेना थी यह बॉर्डर तक आ गई थी दिल्ली सल्तनत की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी किसकी, तो जिले इलाही की जो है उपाधि धारण की गई थी बलबन के द्वारा, जिले इलाही की। और किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलती है, आपसे पूछा जा रहा है देवी लक्ष्मी की जो आकृति है किस शासक के सिक्कों पर देखने को मिलती है, तो मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे इसके एक तरफ कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, आपसे पूछा जा रहा है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तुर्कों का। आप इसे याद कर लीजिएगा, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा यह तुर्कों का हाथ है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, तुर्कों का। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उनको भी हमने कवर कर लिया है। इस तरह से आपका जो टॉपिक था गुलाम वंश का यह यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे खिलजी वंश का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।